नमस्कार दोस्तों, मैं अजय स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पे। जैसा कि मैंने बताया था आपको कुछ दिन पहले ही कि मैं यूपी पीसीएल के बारे में आपको जानकारी दूंगा, पूरी नॉलेज दूंगा कि कैसे तैयारी करनी है। और यूपी पीसीएल में जो पद आया हुआ है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, जो पहले इसका पदनाम ऑफिस असिस्टेंट था, कार्यकारी सहायक कर दिया गया है। पहले क्या था, कार्यालय सहायक था, अब इसका नाम कार्यकारी सहायक कर दिया गया है। पहले नाम ऑफिस असिस्टेंट के नाम से पद आता था, अब पद आया है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। उसी के बारे में मैं विस्तार से चर्चा आपके सामने करूंगा, क्योंकि मैं भी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और पहले ऑफिस असिस्टेंट था, अभी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट कार्यरत हूँ बिजली विभाग में। बिजली विभाग की नौकरी है ये, और हिंदी में बोला जाए तो बाबू वर्ग, जिसको बोला जाता है बाबू की नौकरी है, बाबू की नौकरी। उसी के बारे में विस्तार से भी आपको बताऊंगा कि कैसे क्या क्या इसमें पूछता है, क्या क्या इसमें अर्हताएँ हैं और कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है। देखिए, डाउनलोड आप करेंगे तो ये मिल जाएगा, सरकारी रिजल्ट भी मिल जाएगा, वहीं से मैं डाउनलोड किया हूँ। देखिए, विस्तार में चर्चा करते हैं कि इसमें बताया है कि पद कितने आए हुए हैं। पहले पद जो थे, जब मैं जिस वैकेंसी में हुआ हूँ उसमें पद 2400 समथिंग था। इसमें पद आपके जो है 1100 समथिंग है। इसमें जो है अनारक्षी, मतलब जो आपके जनरल कैटेगरी के होते हैं। जनरल कैटेगरी में दो कैटेगरियाँ इस समय बनी हुई है। एक जनरल कैटेगरी में जो 10% होते हैं EWS, उनकी अलग से काउंटिंग होती है, और जो जनरल कैटेगरी में छात्रों की होती है काउंटिंग, वो अलग से होती है। जो जनरल कैटेगरी में 416 पद हैं और EWS में 103 पद हैं। ओबीसी में 278 पद हैं। अनुसूचित जाति में 216 और अनुसूचित जनजाति में 20 पद हैं। 20 के ऊपर स्टार दिया हुआ है। 20 के ऊपर स्टार दिया हुआ है। स्टार का मतलब ये है कि सीट अगर नहीं भरी तो आगे पोस्टपोन हो जाएगा या सीट बढ़ भी सकती है। स्टार का मतलब है, अब उसमें स्टार आयोग अपने हिसाब से देता है कि कैसे क्या करना है। तो इसमें देखिएगा ध्यान से कि क्या क्या अर्हताएँ हैं। एक तो आप 21 साल के होने चाहिए, आप 21 साल के होने चाहिए और 40 साल मैक्सिमम होना चाहिए। छूट जो एज में कंसेशन मिलता है आपको, ओबीसी और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ST SC को जो छूट मिलता है, इसमें अभी आगे आएगा कि छूट क्या क्या मिलता है। लेकिन उसमें जो पहली अर्हता है आपकी, उसमें आपको 21 साल और 40 साल मैक्सिमम होना चाहिए। अभी मैं आपको बताऊंगा कितने रुपए इसमें मिलते हैं, सैलरी कितनी मिलती है। पहले सैलरी कुछ कम थी, अब सैलरी कुछ ज़्यादा है। पहले इन हैंड सैलरी क्या आती थी, अब इन हैंड सैलरी ज़्यादा क्यों आती है, उसके बारे में बताऊंगा। ये जो 87,200 रुपये से लेकर 86,100 रुपये लिखा है, इसका मतलब होता है कि 27,600 रुपये, 27,200 रुपये, ये चौथा जो वेतन लगा हुआ है, उसके हिसाब से 27,200 मिनिमम आप वेतन पाएंगे। फिर उसमें DA लगेगा, HRA लगेगा, जो तमाम सारी आपको सुविधाएं मिलती हैं। वैसे लग के आपको इन हैंड में तत्काल में पहले महीने में कितनी सैलरी आएगी उसको भी मैं बताऊंगा अभी। लेकिन अभी तत्काल में ये जानिए कि आप भाई एक भारत के निवासी होने चाहिए, भारत का निवासी होना चाहिए आपको। और दूसरा, आप 21 साल के हों और मैक्सिमम कितने साल के हों, 40 साल के। मैक्सिमम 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। छूट आपकी आगे आएगी, कितने साल की छूट होगी। देखिए, इसमें आपका कोई वो नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा, कुछ बताने लायक चीज़ है नहीं। यहाँ पे देखिएगा कि जो आपका चयन प्रक्रिया, परीक्षा जो होगी, कई लोगों को दिमाग में ये होगा कि CCC अनिवार्य इसमें है। CCC नहीं मांगता है इसमें, CCC अनिवार्य आपका नहीं है। लेकिन जो कंप्यूटर का पेपर होगा वो CCC लेवल का होगा, इसीलिए ये CCC लिखा है। CCC इसीलिए लिखा है कि जो उसका लेवल होगा, कंप्यूटर का जो लेवल होगा वो CCC स्तर का होगा। कंप्यूटर के बहुत सारे कोर्स होते हैं, अगर कंप्यूटर की संपूर्ण जानकारी लेंगे तो ज़्यादा सिलेबस होगा, इसलिए उसने सिलेबस में दे दिया है कि CCC लेवल का जो आपका कंप्यूटर में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो CCC के होंगे।
ट्रिपल सी इसमें अनिवार्य नहीं है, ट्रिपल सी अनिवार्य नहीं है कि आप ट्रिपल सी पास हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है, बस आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए। देखिए, एक तो पहली अर्हता आपको होनी चाहिए आप 21 साल के हो, और ग्रेजुएशन मांगा है इसमें, आप ग्रेजुएशन पास हो, ग्रेजुएशन पास हो, 21 साल ग्रेजुएशन, ये दोनों आपकी अर्हताएं होनी चाहिए। और मैक्सिमम 40 साल छूट के छोड़कर मैक्सिमम आपका 40 साल होना चाहिए। ट्रिपल सी नहीं रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी कोई दिक्कत नहीं, ट्रिपल सी का कोई महत्व नहीं है, बस आपको जानकारी रहनी चाहिए कंप्यूटर के नॉलेज के बारे में। क्योंकि कंप्यूटर, देखिए अभी आगे लिखा हुआ है कि क्या क्या चयन प्रक्रिया इसमें कैसे कैसे होगी, क्या क्या इसमें आपका सिलेबस पूछेगा, क्या क्या किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन है, सब इसमें दिया हुआ है। जैसे इसमें आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि पहली जो आपकी पेपर होगा, पहला जो आपका पेपर होगा उसमें 50 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के होंगे, 50 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के होंगे, 50 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के होंगे। और फिर उसके बाद 25 क्वेश्चन आपके जीएस के रहेंगे, 25 क्वेश्चन जीएस के रहेंगे। और जीएस के क्वेश्चन अभी मैं बताऊंगा कैसे क्वेश्चन पूछता है, किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, रीजनिंग में किस चैप्टर से किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। इंग्लिश जो हम लोग एसएससी लेवल का इंग्लिश होता है उससे ये इंग्लिश बहुत सरल होती है, किस लेवल का इंग्लिश पूछेगा वो भी बताऊंगा, किस चैप्टर से ज़्यादा इंग्लिश पूछता है वो भी बताऊंगा, हिंदी किस लेवल का पूछता है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है वो भी अभी आपको चर्चा करूंगा मैं। देखिए, पहले तो 50 क्वेश्चन आपका कंप्यूटर का रहेगा, फिर उसके बाद ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके हिंदी जीएस 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 क्वेश्चन आपका जीएस रहेगा, 25 क्वेश्चन जीएस। फिर उसके बाद रीजनिंग आपकी 45 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग 45 क्वेश्चन रहेगा। फिर आपका हिंदी आपका रहेगा 55 क्वेश्चन, और फिर लास्ट में आपका रहेगा इंग्लिश आपका रहेगा 55 क्वेश्चन। टोटल ये जो टोटल जीएस से लेकर रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश, इन टोटल मिलाकर आपका 180 क्वेश्चन बनेगा, 180 क्वेश्चन। और जो ये 50 क्वेश्चन कंप्यूटर का होगा, 50 क्वेश्चन जो ये कंप्यूटर का होगा, 50 क्वेश्चन ये कंप्यूटर का होगा, ये सिर्फ और सिर्फ पासिंग मार्क होगा, 50 कंप्यूटर जो क्वेश्चन रहेगा। टोटल मिला के जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन आपका 3 घंटे का पेपर रहेगा, 3 घंटे का, जितना मैं दिया था 3 घंटे का था, अभी इसमें बताएगा कितने घंटे का होता है, 3 ही घंटे का मैं भी दिया था, 3 घंटा का होगा। 3 घंटे का पेपर होगा जिसमें आपका 180 क्वेश्चन ये चारों मिला के रहेंगे, और 50 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के रहेंगे। टोटल मिला के 230 क्वेश्चन रहेंगे आपको 3 घंटे में करने के लिए, 180 मिनट में करने के लिए। और जो आपकी गणना होगी, जो आपका पेपर होगा, वो सिर्फ और सिर्फ 180 क्वेश्चन के ही पेपर के आधार पे होगा आपकी गणना। लेकिन जो कंप्यूटर का 50 नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जो 50 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें आपको कम से कम 20 नंबर पाना अनिवार्य है। अगर 20 नंबर आप नहीं पाएंगे तो आपकी गणना आगे नहीं की जाएगी। इसीलिए पहले कंप्यूटर के 50 नंबर की गणना होगी, फिर जाकर आपके आगे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी गणना होगी, फिर उसमें आपका कट ऑफ बनेगा। कंप्यूटर में अगर आप फेल हो गए तो आगे गणना नहीं होगी। कंप्यूटर में आपको मिनिमम 20 नंबर पाना ही पाना है, 50 क्वेश्चन में 20 नंबर पाना ही पाना है। और उसमें निगेटिव मार्किंग 1/4 है, निगेटिव मार्किंग 1/4 है। कंप्यूटर में भी निगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगी। सारे क्वेश्चन साथ में आपको मिलेंगे, अलग अलग नहीं मिलेगा। और कंप्यूटराइज क्वेश्चन होगा, कंप्यूटर पे आपको पेपर देना रहेगा ऑनलाइन मेथड में, ठीक है। कंप्यूटर में सीबीटी पैटर्न में आपको पेपर होगा, ऑफलाइन मेथड पेपर नहीं होगा, कंप्यूटर में रहेगा। आपको 3 घंटे का पेपर रहेगा। पहले आपका कंप्यूटर से ही शुरुआत होगा। जब आप पेपर देना शुरू करेंगे तो पहले कंप्यूटर के ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, फिर आगे क्वेश्चन आपके चलते चले जाएंगे 180 क्वेश्चन। लास्ट में ऑटोमेटिक आपका 3 घंटा कंप्लीट होगा तो कंप्यूटर आपका लॉग आउट हो जाएगा, आपका जो लॉगिन किए रहेंगे वो लॉग आउट हो जाएगा।
गणना आपका 180 नंबर में होगा। 20 नंबर की आपकी टाइपिंग होती है, 20 नंबर की टाइपिंग होती है, मतलब जो फाइनल रिजल्ट होता है जो आपका वो 200 नंबर में होता है। जो फाइनल कट ऑफ बनेगा वो 200 नंबर का बनेगा। इसको पास करने के बाद आपको कंप्यूटर टेस्ट पास करना होगा, कंप्यूटर टेस्ट जो कि 20 नंबर का होता है और टोटल मिला के आपका 200 नंबर का होता है। 200 नंबर में कट ऑफ बनेगा, कट ऑफ के बाद आपका फाइनल रिजल्ट निकलेगा। अगर आप पास हुए उसमें तो आप सिलेक्शन ले लेंगे। और इसका जो एग्ज़ाम होता है, जैसे आपका एग्ज़ाम इसने दिया है कि एग्ज़ाम कब होना है, देखिए ये तो है 1/4 इसका माइनस मार्किंग होता है, 1/4 माइनस मार्किंग है। माइनस मार्किंग आपका कंप्यूटर पे भी होगा, इस पे भी होगा, इस पे भी होगा, इस पे भी, इस पे होगा। मतलब 230 क्वेश्चन आपको 3 घंटे में करने रहेंगे। माइनस मार्किंग 1/4 है, यही इसका मतलब है। देखिएगा आगे, जो आप इसको पास कर लेते हैं, इसको जब आप इसको पास करेंगे तो कट ऑफ बनेगा। जैसे आपका कंप्यूटर का जो है, पहले कंप्यूटर की गणना होगी, जो कंप्यूटर में फेल हुआ उसकी आगे गणना ही नहीं होगी, उसका आगे का कैलकुलेशन पेपर जांचा ही नहीं जाएगा। अगर कंप्यूटर में आप पास हुए तो जो चारों सब्जेक्ट हैं, हिंदी, जीएस, इंग्लिश और रीजनिंग, जो सारों सब्जेक्ट हैं 180 नंबर है, उसका आपको मेरिट बनाई जाएगी, उसकी आपकी मेरिट बनाई जाएगी। कितने लोग पास हैं, कितने लोग पास हैं, जितना भी आपका सीट्स है उससे 10 से 12 गुना बुलाया जाता है। इसमें लिखा होगा नोटिफिकेशन में कितना गुना बुलाया जाएगा, उसकी मेरिट बनेगी। अब उस मेरिट में जो पास है वो जाकर कंप्यूटर में कंप्यूटर का टेस्ट देंगे, कंप्यूटर की टाइपिंग देंगे। पहले आप पेपर दोगे, पेपर की मेरिट बनेगी, रिजल्ट निकलेगा कि आप यूपी पीसीएल में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के पद पे जो CBT 1 है उसको आपने क्लियर कर लिया है। अब आप कंप्यूटर टेस्ट देने के लिए अग्रमित कार्रवाई आपके अंदर आगे की कार्रवाई आप कर सकते हैं। आगे आप कंप्यूटर का कोर्स मतलब कंप्यूटर की टाइपिंग कर सकते हैं। अगर आप उसको पास किए तब उसका जो है कट ऑफ बनेगा। कट ऑफ में अगर आप क्वालिफाई हैं तो आगे आपको कंप्यूटर के लिए बुलाया जाएगा। और कंप्यूटर में हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग होती है। हिंदी आपका कृति देव मांगता है, कृति देव इसमें लिखा होगा, कृति देव 01 और 06 फॉन्ट मांगा है, कृति देव फॉन्ट मांगता है। और इंग्लिश में इंग्लिश भी टाइपिंग रहती है, इंग्लिश भी टाइपिंग है। हिंदी टाइपिंग आपको मिनिमम 30 की स्पीड होनी चाहिए और इंग्लिश टाइपिंग आपकी मिनिमम 35 की स्पीड होनी चाहिए, 30 और 35 की स्पीड होनी चाहिए। और 20 नंबर वही आदमी पाएगा जो हिंदी के 30 जो हिंदी का 30 का स्पीड क्रॉस किया है, साथ ही साथ 35 की स्पीड भी उसकी आनी चाहिए इंग्लिश में। अगर वो हिंदी 30 क्रॉस किया है, 30 क्रॉस किया है और इंग्लिश में 31 या 32 का स्पीड है तो फेल नहीं होगा, लेकिन 20 नंबर नहीं मिलेगा, फेल नहीं होगा, 20 नंबर नहीं मिलेगा उसको। दोनों आपको पाना जरूरी है 20 नंबर पाने के लिए, दोनों आपको पाना जरूरी है 20 नंबर पाने के लिए। अगर आप हिंदी 30 की स्पीड आपकी होनी चाहिए और इंग्लिश 35 की स्पीड होनी चाहिए। जो स्पीड का मतलब ये है कि 30 की स्पीड का मतलब लिखा होगा इसमें न्यूनतम 35 शब्द प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में आपको 35 शब्द जो लिखे रहेंगे, शब्द जो लिखे रहेंगे आपको 35 शब्द 1 मिनट में लिखना है। इसका कहने का मतलब यही है। इंग्लिश में, हिंदी में 30 शब्द आपको 1 मिनट में करने रहते हैं। 5 मिनट का आपका टेस्ट होगा, इंग्लिश का 5 मिनट का टेस्ट होगा, हिंदी का 5 मिनट का टेस्ट होगा और लगातार टेस्ट होगा। ऐसा नहीं कि 5 मिनट आराम करके फिर हिंदी का टेस्ट होगा, नहीं। पहले आपका हिंदी का टाइपिंग होगा, फिर उसके बाद इंग्लिश की टाइपिंग होगी। 5-5 मिनट की टाइपिंग होती है। मेरे समय में तो 5 ही मिनट लिया था, आगे इसमें देखेंगे कितनी मिनट का है। 5 ही मिनट का आपका रहता है, 10 मिनट में आपका हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के टेस्ट रहता है। देखिए इसमें दिया हुआ है 5 वर्ष जो छूट आपकी आयु में छूट है कि इनको 5 वर्ष छूट मिलेगी। मतलब आप पिछड़ा जाति के हैं या ST SC के हैं तो 5 वर्ष आपको छूट भी मिलेगी। देखिए ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे, हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग पे। हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग में, इंग्लिश की टाइपिंग आपको इससे फ़ायदा क्या क्या होता है। कृति देव
जो कृतिदेव फॉन्ट होता है, मैं उसी को सीखने के लिए आपको राय दूंगा कि आप अगर हिंदी टाइपिंग सीख रहे हैं तो कृतिदेव ही सीखिए। हिंदी टाइपिंग सीख रहे हैं तो कृतिदेव ही सीखिए, क्योंकि उसके अलावा जितनी भी टाइपिंग होती हैं, जैसे आप जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी ले लो, जैसे आप इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी ले लो, आप यूपी पीसीएल की वैकेंसी ले लो, आप चाहे एसएससी 10+2 की वैकेंसी ले लो, जिसमें भी टाइपिंग मांगता है उसमें कृतिदेव भी मांगता है। कृतिदेव के साथ साथ दूसरा कौन सा फॉन्ट होता है? मंगल फॉन्ट होता है। दोनों साथ साथ मांगता है, या तो आप कृतिदेव करिए या तो आप मंगल फॉन्ट करिए। मंगल फॉन्ट होता है आसान, मंगल फॉन्ट होता है आसान सीखना, लेकिन मेरी राय है कि आप मंगल फॉन्ट मत सीखिएगा, आप कृतिदेव सीखिएगा। कृतिदेव से फायदे आपके क्या क्या होंगे कि आप यूपी पीसीएल में कृतिदेव मांगता है, अगर कृतिदेव सीखे हैं तो यूपी पीसीएल की वैकेंसी भर सकते हैं। और दूसरा फायदा, आपका यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आती है, उसमें भी कृतिदेव और मंगल मांगता है। मतलब दोनों में से एक आपको रहना चाहिए। मतलब कृतिदेव आपका यूपी पीसीएल में ही मांगता है, कृतिदेव आपका जूनियर असिस्टेंट में ही मांगता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में रेमिंगटन गेल मांगता है आपका, और मंगल फॉन्ट मांगता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। लेकिन जो रेमिंगटन गेल होता है सिर्फ 4 वर्ड उसमें चेंज रहते हैं, 4 कीज का अंतर रहता है, और बाकी सब सेम होता है कृतिदेव के हिसाब से। और आप जब जाओगे तो जो स्पेशल वर्ड होते हैं, स्पेशल वर्ड का बहुत कम इस्तेमाल होता है जब आप टाइपिंग करेंगे। जो स्पेशल वर्ड आपकी कीज होते हैं, स्पेशल की अल्ट के साथ ये दबाइए 20 231 ऐसे दबाने से कुछ और बन जाता है, तो उसमें जो स्पेशल वर्ड का प्रयोग होता है, जो आपको पैराग्राफ मिलेगा, स्पेशल वर्ड का बहुत कम इस्तेमाल उसमें आपको देखने को मिलेगा। मतलब आपको यही मेरी राय है कि आप कृतिदेव सीखिए। कृतिदेव से फ़ायदा यही है कि आपका जूनियर असिस्टेंट क्लियर होगा, यूपी पीसीएल क्लियर होगा। अगर आप टाइपिंग में इतना मेहनत कर रहे हैं तो सारे ऐसा करिए कि सारे एग्ज़ाम आपके क्लियर हों। एक एग्ज़ाम अभी आप जूनियर असिस्टेंट, मान लो आप टाइपिंग कर रहे हो, जूनियर असिस्टेंट का पेपर आया, आप मंगल फॉन्ट में कर रहे हो, अब आपने 3-4 महीने मंगल फॉन्ट सीखा, लेकिन अगर यूपी पीसीएल का वैकेंसी आ जाएगा, जैसे यूपी पीसीएल की वैकेंसी आई है, तो उसमें आपको दिक्कत क्या होगा कि आप मंगल फॉन्ट की और कृतिदेव बहुत अंतर होता है, बहुत अलग होता है। कीज आप बैठा नहीं पाओगे हाथ पे। जब हाथ पे बैठाना चाहोगे तो आपको फिर से भूलना पड़ेगा। पहले तो मंगल फॉन्ट आपको भूलना पड़ेगा, फिर कृतिदेव शुरुआत करनी पड़ेगी, तो तकलीफ बहुत होती है। किसी भी व्यक्ति को भूल के फिर से याद करने में तकलीफ बहुत होती है। उसी तरीके से जैसे आप मंगल फॉन्ट सीखोगे, उसको भूल के फिर से जो आपको कृतिदेव सीखना पड़ेगा, तकलीफ होगी। उससे बढ़िया यही मेरी राय है कि आप कृतिदेव सीखिए। कृतिदेव सीखने से आपका हर जगह काम देगा, हर जगह काम देगा। सारे एग्ज़ाम में कृतिदेव आपको काम देगा। इससे ये फ़ायदा होगा ना कि जैसे आप अगर मैथ पढ़ रहे हो, रीजनिंग पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो, जीएस पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो आप कहोगे कि एग्ज़ाम नहीं देंगे, हम एग्ज़ाम की तैयारी नहीं है। जब आप सभी पढ़ रहे हो तो जिसमें ये सिलेबस पूछे उसकी आप तैयारी कर रहे हो, ऑटोमेटिक कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि किसी स्पेशल एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो। अगर आप किसी स्पेशल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके हिसाब से तैयारी करना पड़ेगा। लेकिन मेरे हिसाब से 99% लड़के ऐसे होते हैं, 90 IAS PCS को छोड़ के 99% लड़के ऐसे होते हैं जो सारे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जो हिंदी, जीएस, इंग्लिश और मैथ, रीजनिंग सभी विषय की तैयारी करते हैं, सभी विषय पढ़ते हैं, और यही सभी विषय मिलाकर आपका कोई भी एग्ज़ाम बनता है इन्हीं सभी विषयों से ही मिलकर बनता है। वैसे ही आपको यही राय है कि कृतिदेव आप सीखिए। कृतिदेव से आपके कई जो है एग्ज़ाम में काम देगा, जिससे आप जल्दी सिलेक्शन पा जाएंगे। और फॉर्म ज़रूर डालिए। फॉर्म डालने से एक फ़ायदा ये रहेगा कि आप देखो, पहले तो कई लोग इसकी फीस दे के फॉर्म नहीं डालते हैं। फीस देखिए इसकी कितनी है। फीस 1080 रुपये है जनरल और ओबीसी के लिए, 1180 रुपये। मेरे समय पे 1000 कुछ रुपए था, बढ़ गया है 1180 रुपये आपका फीस है।
फीस देख के कई लोग नहीं डालते हैं। मतलब आप अपने ग्रुप में देखिएगा, जहाँ पे आप देखेंगे यूपी पुलिस की अगर वैकेंसी आई, सीजीएल की वैकेंसी आई, 10+2 की वैकेंसी आई, चाहे टीचर की वैकेंसी आई, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की वैकेंसी हो, यूपी पेट की वैकेंसी लोगे तो ग्रुप में 90% लोग मिलेंगे यूपी पेट का फॉर्म डाले हुए। लेकिन आप यहाँ चेक करना, ग्रुप में 1 से 2% मिलेंगे जो यूपी पीसीएल की वैकेंसी का फॉर्म डालेंगे। उससे क्या होगा ना कि भीड़ कम, जहाँ भीड़ कम वहाँ आपको कोई वैसा मिलेगा ही नहीं कि मतलब जो मिलेंगे बहुत चुनिंदे लोग मिलेंगे जो आपको फाइट देंगे। इससे क्या होना कि जो भीड़ से आपको हटने की आदत हो जाएगी। इसमें 1100 वैकेंसी है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख 4 लाख फॉर्म डालेंगे। आप यूपी पेट 20 लाख 50 लाख 60 लाख ऐसे फॉर्म डालता है, तो पहले ही 3 लाख 2.5 लाख फॉर्म पड़ेगा, फिर उसमें आपको कंपटीशन करना। और आप पहली बात ध्यान से समझ लीजिएगा कि प्रथम एग्ज़ाम जो होता है इसका CBT 1, जिसमें आपका कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, मैथ नहीं पूछता है, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और जीएस जिसमें पूछ रहा है। स्पेशल आप उसकी तैयारी मत करिएगा, आप पूरे की तैयारी करिएगा। एज अ सिलेक्शन लेने के लिए आप तैयारी करिएगा। आप अगर उसकी तैयारी कर रहे हैं तो मेरी गारंटी है, लिख लेना मेरी गारंटी, आप टेस्ट जो टाइपिंग का टेस्ट होता है उसमें कभी नहीं पास हो पाएंगे। अगर आपको तैयारी करनी है तो आपको आज से ही टाइपिंग शुरू करना है। आज से टाइपिंग करेंगे तो पहले दिन तो हाथ ही नहीं बैठेगा उस पर। जब आप कीबोर्ड पे हाथ बैठाओगे तो मान के चलिए 20 दिन लग जाएंगे आपको हाथ सेट करने में। सीखेंगे कुछ नहीं, हाथ सेट करेंगे। फिर उसके बाद आपको इंग्लिश सीखना है, हिंदी सीखना है। उसको सीखने में कम से कम आपको 2 महीने तो लगना ही लगना है। उससे ये फायदा होगा कि आपका एग्ज़ाम अक्टूबर में है, अक्टूबर जाते जाते एग्ज़ाम देते देते आपकी स्पीड 20 तक आराम से पहुंच जाएगी। अगर आपका सिलेक्शन एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपके पास मौका रहेगा 1.5 महीने का। इसका एग्ज़ाम बहुत जल्दी होता है और टाइपिंग भी बहुत जल्दी करवाता है, रिजल्ट भी बहुत जल्दी देता है और ज्वाइनिंग भी बहुत जल्दी करवाता है और सैलरी भी बहुत जल्दी देता है। यही है यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का पद। इसमें आपको 1180 रुपये फॉर्म का लगेगा, 1180 रुपये फॉर्म का लगेगा। फॉर्म मेरी सलाह है, अगर आपको थोड़ा बहुत आता है इंग्लिश, देखिए क्या होता है ना, दिक्कत क्या होती है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं पता है, इंग्लिश नहीं पता है तो आप सोचोगे यार इंग्लिश नहीं पता है, इंग्लिश में 55 क्वेश्चन पूछना है, 55 क्वेश्चन पूछना है इंग्लिश में और मुझको इंग्लिश कम आती है। इंग्लिश मुझे भी कम आती थी, रियल बता रहा हूँ, मुझे भी इंग्लिश कम आती थी। बस ये था कि थोड़ा बहुत पढ़ता था, थोड़ा बहुत पढ़ता था। आप थोड़ा बहुत पढ़ना, आराम से इंग्लिश बीट हो जाएगा, आराम से इसमें इंग्लिश बीट हो जाएगा आपका। बस थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, डेली पढ़ते रहो। पूछता क्या इंग्लिश में, अभी मैं बता दूंगा इंग्लिश में रीजनिंग में पूछता क्या है। क्योंकि देखिए इसमें जो एग्ज़ाम होते हैं ना वो कई दिन चलते हैं। जो आपके कंप्यूटर के एग्ज़ाम से रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम कंप्यूटराइज है ना, कंप्यूटराइज रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, तो उसमें कई दिन एग्ज़ाम चल रहा है। ऐसे ही यूपी पीसीएल का भी एग्ज़ाम कई दिन चलेगा, कई पालियों में चलेगी। तो जो क्वेश्चन की मात्रा होती है, जैसे आप पहले दिन जाओगे तो उसमें कोई अलग सिलेबस से पूछा रहेगा, दूसरे दिन जाओगे लेकिन कुछ कुछ जो चैप्टर होते हैं कॉमन रहते हैं, जो आप कोई भी पाली में जाके दोगे उसमें ज़रूर पूछेगा, वो चैप्टर से ज़रूर क्वेश्चन आना ही आना है। वैसे कुछ चुनिंदे आपके चैप्टर अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर आपके हैं जो पूछना ही पूछना आपका है। देखिए यही सब था, आप ज़रूर से तैयारी करिएगा यूपी पीसीएल की। देखिए रीजनिंग में जो पूछता है, मैंने इसको डाउनलोड किया है। जैसे इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश में जैसे आप इंग्लिश की तैयारी अगर कर रहे हो तो उसमें पैसेज, आप किसी भी एग्जाम में जाओगे तो पैसेज जरूर पूछता है, पैसेज जरूर पूछता है। इसमें भी 5 क्वेश्चन जब मैं पेपर दिया था, 5 क्वेश्चन आपका पैसेज पूछा था, 5 क्वेश्चन पैसेज पूछा था। और पैसेज हाई स्कूल इंटर लेवल का था, बहुत सिंपल था। उसमें आपको पढ़ने से ही पता चल जाएगा कि उसमें जैसे मान लो दिया है कि राम के बाप का नाम ये, तो नीचे क्वेश्चन ही पूछ दिया राम के बाप का नाम दिया और उनके लड़के कौन, ये डायरेक्ट पूछता था।
डायरेक्ट क्वेश्चन था, मतलब 5 क्वेश्चन अगर इसमें पूछा है तो 3 क्वेश्चन आप आराम से बस पढ़ना जानते हो तो आराम से निकाल लोगे। और फिर आपका नरेशन पूछा था, नरेशन पूछा था, वह इनडायरेक्ट और डायरेक्ट नरेशन होता है। नरेशन पूछा था आपका लगभग 7 क्वेश्चन, नरेशन 7 क्वेश्चन पूछा था। नरेशन आप बचपन से पढ़ते आए हो, कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं उसमें है, थोड़ा बहुत पढ़े हो तो तैयारी अच्छे से कर लो। नरेशन के बारे में क्या क्या है आप नरेशन आराम से क्लियर कर लोगे, ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत सिंपल पूछता है, बहुत सिंपल पूछता है, हाई स्कूल और इंटर लेवल का पूछता है नरेशन आपका। तीसरा आपका एंटोनिम सिनोनिम्स पूछता है, एंटोनिम सिनोनिम्स, एंटोनिम सिनोनिम्स मतलब विलोम और पर्यायवाची। आप जब हिंदी में विलोम और पर्यायवाची से नहीं डरते हो तो इंग्लिश में विलोम और पर्यायवाची से क्यों डरते हो? विलोम और पर्यायवाची आपका लगभग 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन ये भी पूछा था, 7 से 8 क्वेश्चन। अब ये एग्ज़ाम के ऊपर था कि किस शिफ्ट में आपका पेपर था। 7 से 8 क्वेश्चन आपका एंटोनिम्स और सिनोनिम्स से आया था। और बहुत ही मेरी सलाह है आप पेपर उठा के देखिएगा प्रीवियस ईयर, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर ज़रूर देखा करिएगा। मेरी सलाह है कि आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिए, एंटोनिम सिनोनिम्स आप कहेंगे बहुत सिंपल पूछता है। विलोम और पर्यायवाची, विलोम और पर्यायवाची। फिर उसके बाद आपका फिगर ऑफ स्पीच, अलंकार, अलंकार, फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच। मैं जब तैयारी कर रहा था फिगर ऑफ स्पीच कभी इंग्लिश में पढ़ाया ही नहीं जाता है, एसएससी में फिगर ऑफ स्पीच कभी पूछा ही नहीं है, लेकिन इसमें फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच पूछा है, फिगर ऑफ स्पीच पूछा है, वो भी लगभग 7 क्वेश्चन, लगभग 7 क्वेश्चन। अलंकार, फिगर ऑफ स्पीच अलंकार बोला जाता है, रूपक अलंकार। जैसे आप रूपक अलंकार से नहीं डरते हो, आपको करना क्या है, जो अलंकार होता है उससे कंपैरिजन, हिंदी से इंग्लिश का कंपैरिजन करके पढ़ो। नहीं आता इंग्लिश तो हिंदी से इंग्लिश का कंपैरिजन करके पढ़ो। अभी आपको नहीं सीखना है ना, सीखना डरते क्यों हैं? डरिए मत, हिंदी को इंग्लिश से कंपैरिजन करके पढ़िए कि रूपक अलंकार क्या होता है, उपमा अलंकार क्या होता है, मेटाफर क्या होता है, सिमली क्या होता है। आप जब कंपैरिजन करके पढ़ोगे, मेरी गारंटी, मैं भी वैसे ही पढ़ा हूँ, मेरी गारंटी है 7 में से कम 4 क्वेश्चन आप सीधे सीधे फंस जाएगा। उसमें सीधे सीधे यही देगा कि अगर 2 चीज़ें समान होती, जो परिभाषा दे देगा, परिभाषा वैसे मेटाफर और सिमली का परिभाषा दिया और नीचे लिख दिया कि कौन सा ये अलंकार है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफर और सिमली, ऐसे जो भी आपके अलंकार होते हैं सब आप पढ़ लीजिएगा। 7 क्वेश्चन आपके अलंकार से पूछा था। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा था आपका, 1 वर्ड आपका पूछा था लगभग, ये भी 7 क्वेश्चन के लगभग पूछा था, 7 से 8 के राउंड, 7 से 8 के राउंड पूछा था। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जब आप अनेक शब्दों के लिए एक शब्द याद कर सकते हैं तो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आप याद कर सकते हैं। कमज़ोर मत समझिए अपने आप को, आप सब याद कर सकते हैं, क्यों? फिर आगे जो है इडियम फ्रेज, इडियम फ्रेज आपका पूछा था। इडियम फ्रेज को क्या बोला जाता है हिंदी में? इडियम फ्रेज आपका 5 से 6 क्वेश्चन पूछा था। इडियम फ्रेज 5 से 6 क्वेश्चन पूछा था। लोकोक्तियाँ होता है ना, लोकोक्तियाँ कहावतें, ऐसे ही होता है, लोकोक्तियाँ कहावतें, इडियम एंड फ्रेज। जैसे आपका हिंदी होता है वैसे आपका इंग्लिश होता है। जब लोकोक्तियाँ और कहावतें जब याद कर सकते हैं तो इसको भी याद कर सकते हैं। याद करिए ना, डेली डेली आप पढ़िए, डेली डेली आप, अभी बताता हूँ डेली डेली पढ़ने का क्या फ़ायदा होता है। फिर आपका इरर जो आपका नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक है, उससे रिलेटेड जो आपके आर्टिकल्स इरर होता है ना, इरर पूछता है जो, इरर आपका 5 क्वेश्चन पूछा था। इरर आपका 5 क्वेश्चन पूछा था, इरर 5 क्वेश्चन। और एक ऐसा क्वेश्चन पूछा था, वो कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन पूछा था, वो मैंने कभी नहीं पढ़ा था, वो कभी पढ़ा ही नहीं था। उसमें कुछ वर्ड देता था, जैसे ये दे दिया टाइटल, टाइटल जैसे दे दिया, ये लिख दिया, नीचे 4 सेंटेंस दे दिया, ऐसे 4 सेंटेंस नीचे दे दिया। जो भी कोई वर्ड देता था उसमें 4 सेंटेंस नीचे दे के ये पूछता था भाई कि बताओ कि इसका प्रयोग शुद्धतम किस सेंटेंस में है। वाक्य शुद्धि जिसको बोला जाता है हिंदी में, वाक्य शुद्धि, वही 12 से 13 क्वेश्चन पूछा था।
स्पेशल स्पेशल इंग्लिश आप कहीं भी कोचिंग पढ़ोगे तो ये नहीं पढ़ाया जाता है। मैं भी कोचिंग किया हूँ, ये नहीं पढ़ाया जाता है। ये आपको स्वयं पढ़ना पड़ेगा। वाक्य शुद्धि जैसे आपका लिख के दे देता था कि इस शब्द का प्रयोग किस वाक्य में सही प्रकार से किया गया है, यही सब आपके क्वेश्चन थे जो आपके मिला के 55 क्वेश्चन गिन लीजिएगा। ऐसे ही अराउंड 55 क्वेश्चन आया था, मिक्स करके कोई ऊपर नीचे रहा होगा इसमें। इससे ये मिक्स आपका जैसे ये कंफर्म था, ये पूछता था हर में, सब जितने भी आपके पालियां हुई थी सब में पूछा था। 9 क्वेश्चन, किसी में 8 क्वेश्चन ऐसे पूछता था। ये भी सब आपके अराउंड सब पूछते ही पूछते थे, बस थोड़ा सा क्वेश्चन की मात्रा आगे पीछे हो जाती थी। ये आपका इंग्लिश का है। रीजनिंग में क्या पूछता था देखिए, देखिए स्पेशल कोई दिया नहीं है इसमें, स्पेशल कोई दिया नहीं है कि आपका ये जैसे आप कोई भी एग्जाम देने जाओगे तो उसमें सिलेबस दे देता था। सिलेबस देता है कि ये अगर मैथ है तो मैथ में ये चैप्टर से आपका पूछा जाएगा। रीजनिंग में अगर देता था तो कुछ चैप्टर का नाम देता था, इससे पूछा जाएगा। लेकिन इसमें सीधे बोल दिया है कि रीजनिंग, हिंदी, जीएस, इंग्लिश, उसके आगे पीछे कुछ नहीं दिया है। मतलब कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन बस जानकारी रहनी चाहिए कि इतना जरूर पढ़ना है जितना मैंने बताया है। अच्छा, कुछ भी पूछ सकता है, उसको जानने के लिए क्या पूछा है हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना पड़ेगा। उसी के आधार पे पढ़ोगे तो सिलेक्शन लेना आसान होगा। देखिए रीजनिंग में जो पूछा था आपका क्वेश्चन की मात्रा, ये कहीं डिसाइड ही नहीं है कि आपका इसी चैप्टर से पूछेगा, लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जो 100% पूछना ही पूछना है, क्योंकि इंग्लिश हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे हिंदी हो, चाहे आपका जीएस हो, उन चैप्टर को मिलाकर ही ये सब बनते हैं। ये उनके कोर विषय हैं, कोर आपके चैप्टर हैं जिससे पूछना ही पूछना है आपका। जैसे मैंने इंग्लिश में जो बताया है ये इस बार ज़रूर पूछेगा, आप उठा के देखना। जैसे मैं रीजनिंग की बात करूं तो उसमें कोडिंग डिकोडिंग, ये ऐसा चैप्टर है कि आप कहीं भी कोई भी एग्ज़ाम दो तो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन जरूर आना है, जरूर का जरूर आना है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। इससे कम आपका 8 से 9 क्वेश्चन पूछा था कोडिंग डिकोडिंग से। 8 से 9 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग, बहुत सिंपल पूछता है कोडिंग डिकोडिंग। मैं आगे रीजनिंग अभी पढ़ा भी रहा हूँ तो उसमें सारे चैप्टर कवर करने की कोशिश करूँगा, धीरे धीरे पढ़ते रहिए। इसमें देखिए दूसरा चैप्टर था आपका लॉजिकल सीक्वेंस वर्ड। लॉजिकल सीक्वेंस वर्ड था, मतलब ऐसे दे देता था कि जैसे पुलिस हो गया, अपराधी हो गया, क्या बोलते हैं, जज हो गए, इनको एक सीक्वेंस में लगाना है, एक सीक्वेंस में लगाना है। तो ये अलग चैप्टर नहीं है, वो आपकी जानकारी के ऊपर है कि कैसे कैसे बताना है उसको। मैं एक चैप्टर बना के डाल दूंगा, जो छोटे छोटे चैप्टर हैं, जो 4-5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2-2 क्वेश्चन ऐसे रीजनिंग में पढ़ा आते हैं, उसका एक छोटा सा वीडियो बना के डाल दूंगा, सभी को एक साथ डाल दूंगा अलग अलग। लेकिन जो चैप्टर जैसे कोडिंग डिकोडिंग है, फिर उसके बाद आपका सीरीज है, सीरीज तो पूछना ही पूछना है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दो सीरीज जरूर पूछता है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दो सीरीज जरूर पूछता है। सीरीज का क्वेश्चन भी आपका 7 से 8 क्वेश्चन सीरीज का पूछा था, 7 से 8 क्वेश्चन आपका सीरीज से पूछा था। फिर उसके बाद डायरेक्शन था, दिशा परीक्षण डायरेक्शन था, डायरेक्शन से आपका 6 से 7 क्वेश्चन डायरेक्शन पूछा था, 6 से 7 क्वेश्चन ये सब कोर हैं, ये सब रीजनिंग की जान है। ये कहीं भी आप चले जाओ, चाहे एसएससी चले जाओ, चाहे रेलवे दे दो, चाहे यूपी में कोई भी एग्जाम दे दो, अगर रीजनिंग पूछा है तो इनसे जरूर क्वेश्चन पूछना है। आपका कोडिंग डिकोडिंग से जरूर पूछेगा, आपका सीरीज से जरूर पूछेगा, डायरेक्शन से जरूर पूछेगा, ब्लड रिलेशन पूछा था, ब्लड रिलेशन इससे भी जरूर क्वेश्चन आता है। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आपका 6 से 7 इसमें भी पूछा था क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन आप मिलाकर देखिएगा, इन्हीं चारों से मिलाकर 22 से 25 क्वेश्चन हो गया आराम से। 22 से 25 क्वेश्चन आपका 25 से ऊपर भी हो सकता है मिलाकर आप देखेंगे तो। फिर रैंकिंग का क्वेश्चन पूछा था, रैंकिंग भी इसमें पूछा था, कोई एकदम फिक्स नहीं है। रीजनिंग है, फिक्स ये नहीं है कि यही पूछेगा पूरा चैप्टर। जब रीजनिंग डाल दिया तो कुछ भी पूछ सकता है आपका। रैंकिंग पूछा था आपका कम से कम 8 क्वेश्चन, 8 से 9 क्वेश्चन दिखा रहा है इसमें, 8 से 9 क्वेश्चन रैंकिंग के पूछे थे। मतलब रैंकिंग मिला के पूछा था, जो आपका वृत्त वाला टेबल पे बैठने वाला होता है, फिर आपका जो है एक पंक्ति में बैठने वाला होता है, ऊपर से नीचे इस स्थान पे उस स्थान पे, ये सब वाला जो चैप्टर होता है रैंकिंग कहलाता है। उसमें
मिला के 8 से 9 क्वेश्चन आपका पूछा था रैंकिंग। फिर आपका वेन डायग्राम से पूछा था, वेन डायग्राम से पूछा था जो सिलोलिज्म से मिलता जुलता, जैसे माता पिता बहन का वेन डायग्राम बना दिया, वो वाला आपका कम से कम 3 क्वेश्चन पूछा था। 3 क्वेश्चन उससे पूछा था आपका। पासा 3 क्वेश्चन पूछा था, लेकिन किसी किसी पाली में पासा नहीं पूछा था। मेरी पाली में पासा 3 क्वेश्चन पूछा था। 3 क्वेश्चन पासा, 3 क्वेश्चन, 3 नंबर फ्री का है। फिर उसका आपके बाद क्यूब पूछा था, घन पूछा था, क्यूब पूछा था 1 क्वेश्चन। फिर उसके बाद आपका कुछ जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन, अंक गणितीय संक्रियाएं, मैथमेटिकल ऑपरेशन पूछा था आपका। मैथमेटिकल ऑपरेशन 2 क्वेश्चन पूछा था, अंक गणितीय संक्रियाएं। फिर जो आपके सीरीज से रिलेटेड, कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड और वर्ड फॉर्मेशन से रिलेटेड, ये जितने भी क्वेश्चन थे ये आपके 7 से 8 क्वेश्चन मिला के पूछे थे। इतना में आपका 45 क्वेश्चन खत्म हो गया था। फिगर के क्वेश्चन पूछे थे, वाटर इमेज, मिरर इमेज, लेकिन मेरे में नहीं पूछा था, मेरे पाली में नहीं पूछा था वाटर इमेज और मिरर इमेज। लेकिन अदर जितने भी आपके पेपर हुए थे उसमें मिरर इमेज और वाटर इमेज पूछा था। मिरर इमेज और वाटर इमेज पूछा था, बहुत सिंपल होता है। मिरर और वाटर इमेज 2-2 क्वेश्चन पूछा था अदर पालियों में, मिरर और वाटर इमेज। यही आपका पूरा है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको पूरा रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि रीजनिंग में सब आपका चैप्टर नहीं दिया हुआ है, सिलेबस नहीं दिया हुआ, तो आपको पूरी रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी। लेकिन जो आपके कोर है, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सीरीज हो गया, डायरेक्शन हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, इसको तो ज़रूर पढ़िएगा, बहुत अच्छी तरीके से पढ़िएगा। 20 से 25 क्वेश्चन आपके ये तैयार कर देंगे। पासा 2 मिनट का, उसको पढ़ लीजिएगा, घन पढ़ लीजिएगा, मैट्रिक्स, मतलब थोड़ा थोड़ा है, सब पढ़ लीजिएगा आप। धीरे धीरे जब आप इसको पढ़ लेंगे तभी सिलेक्शन मिलेगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट से सिलेक्शन नहीं मिलता है। और जीएस जो आपका पूछा था, जीएस पूछा था वो स्टैटिक्स जीएस से ज़्यादा पूछा था। करंट अफेयर तो पूछा ही पूछा था, लेकिन स्टैटिक्स जीएस से ज़्यादा पूछा था। जो लूसेंट का लास्ट में होता है, विविध जो लूसेंट का होता है, उससे ज़्यादा पूछा था। आप उठा के देखेंगे 25 क्वेश्चन में 12 से 13 क्वेश्चन उसी से फंस जाएंगे आपका, विविध से। तो मेरी राय है कि विविध ज़्यादा पढ़ लीजिएगा, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। स्टैटिक्स जीएस ज़्यादा बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। करंट अफेयर 4-5 से क्वेश्चन आए थे, वो पढ़ लीजिएगा। कंप्यूटर बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। कंप्यूटर पास करना बहुत ज़रूरी है, कंप्यूटर पास करना बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर नहीं पास किए रहेंगे तो ये आपका काउंट ही नहीं होगा, क्योंकि कंप्यूटर जो पास किया रहेगा उसी का काउंट किया जाएगा। अगला आपका पाली में, अगली आपके जो क्वालिफिकेशन, जो आपका अगला एग्ज़ाम, मतलब टाइपिंग के लिए क्वालिफाई होगा, अगर आप उसको नहीं क्वालिफाई किए रहोगे तो आपका जो चारों सब्जेक्ट रहेंगे वो आपके काउंट नहीं होंगे। जब वो नहीं काउंट होंगे तो आप आगे टाइपिंग भी नहीं दे पाओगे। इसीलिए कंप्यूटर पे विशेष ध्यान देना है। कंप्यूटर की बुक आप निकाल सकते हैं, मेरी आप हरिहंत की ले सकते हैं कंप्यूटर की बुक, लूसेंट की ले सकते हैं। दोनों बुक को पढ़िए, क्योंकि CCC का लेवल बहुत अच्छा दिया है। अरिहंत में भी आप पढ़ सकते हैं और लूसेंट का भी पढ़ सकते हैं। लूसेंट और अरिहंत पढ़ सकते हैं। और रीजनिंग में जितना हो सकता है उतना तैयार करवा दूंगा, और आपके इंग्लिश भी तैयार हो जाएंगे। जो इंग्लिश वाले टीचर हैं, हिंदी वाले टीचर भी हैं, मैं बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को तैयार करवाएं। लेकिन बुक आप ज़रूर ले लीजिएगा। लूसेंट की बुक तो इंग्लिश, हिंदी और जीएस दोनों में लूसेंट की बुक आपके पास होनी चाहिए। बराबर 20 बार, 30 बार, 40 बार, कम से कम 50-50 बार पढ़नी चाहिए लूसेंट की बुक। 50 बार कम से कम अगर आप पढ़े हैं तभी हिंदी बढ़िया से, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 25 क्वेश्चन पूछा है। लूसेंट और एक आदित्य पब्लिकेशन का आता है हिंदी, लूसेंट में आदित्य हिंदी में लूसेंट और आदित्य पब्लिकेशन का आता है। उसको अगर आप 50 बार पढ़ लिए हैं तो हिंदी मेरी गारंटी 25 में से आप 23 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन ऐसे करना शुरू कर देंगे। 55 क्वेश्चन इसमें है तो 50 क्वेश्चन आप प्लस जाएंगे ही जाएंगे। और जीएस में अगर आप लूसेंट तैयार किए हैं 20 से 25 बार, तो 25 क्वेश्चन में से आराम से 18-19 क्वेश्चन आपका निकलना ही निकलना है। रीजनिंग में आपको जितना हो सकता है पढ़ाऊँगा, नहीं तो आप
प्रैक्टिस करिए, जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना सफल होंगे, उतना आप निखरेंगे। प्रैक्टिस ही एक होता है, मूल मंत्र होता है। कोचिंग किसी का सिलेक्शन नहीं दिलाता है। मैं पहले भी बताया था कि कोचिंग सिर्फ और सिर्फ मार्गदर्शन के लिए होता है, मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। आपका सिलेक्शन कोचिंग, अगर कोई भी कोचिंग संस्थान आपको बोलती है कि हम आपका सिलेक्शन 100% दिलाएंगे, तो लिखवा लो उनसे कि लो भैया इतना रुपया ले लो, 100% हमारा सिलेक्शन दिलवा दो। कोई भी कोचिंग संस्थान 100% सिलेक्शन नहीं दिलवाती है। सिलेक्शन आप खुद ले सकते हैं। सिलेक्शन अपने बल पे लेना है तो सिलेक्शन मिलेगा, अन्यथा कोचिंग के भरोसे सिलेक्शन नहीं मिलता है। पहली स्ट्रेटजी आपकी यही होनी चाहिए कि आप कल से टाइपिंग सीखें। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो कल से टाइपिंग सीखें और कल से ही जीएस पूरा खत्म। पूरा जीएस एक दिन में ख़त्म करो, पूरा हिंदी एक दिन में ख़त्म करो। 20 दिन में 20 बार जीएस 20 बार हिंदी ख़त्म करोगे, मेरी गारंटी है सिलेक्शन जरूर मिलेगा। इंग्लिश अगर आपको पढ़नी है तो कोई भी बुक इंग्लिश की उठाओ, क्योंकि इडियम फ्रेजेस आपको किसी भी बुक में मिल जाएंगे, नरेशन आपको किसी की भी बुक मिल जाएंगे, आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स एंटोनिम्स किसी भी बुक मिल जाएंगे, और फिगर ऑफ स्पीच भी किसी बुक मिल जाएगा। बस आपको हिंदी और इंग्लिश को कंप्रोमाइज़ करके, मतलब कंपैरिजन करके पढ़ना है कि कैसे हिंदी में क्या बोला जा रहा है, उसको इंग्लिश में क्या बोला जा रहा है। नहीं पढ़ने का ढंग है तो पहले ऐसे ही करके पढ़िए, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी इंग्लिश की। तो यही मेरी सलाह है कि पहले टाइपिंग कल से ही शुरू कर लीजिएगा, और जितने भी सब्जेक्ट हैं सबको एक एक दिन दीजिए। एक दिन हिंदी पढ़िए, एक दिन रीजनिंग पढ़िए, एक दिन मैथ इंग्लिश पढ़िए, एक दिन जीएस पढ़िए, फिर 5वां दिन फिर से हिंदी, जीएस, इंग्लिश और आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं। कंप्यूटर डेली आधा आधा घंटा, एक एक घंटा कंप्यूटर डेली आप पढ़ते रहिए। और इसकी सैलरी जो पहले थी, जब मैं पाया था तो 31,000 समथिंग कुछ पाया था, ऐसे ही 31,000 के आसपास पाया था। और लेकिन उस समय डीए आपका डीए 12% था, डीए 12% था। इस समय डीए लगभग 34% है। तो सैलरी जो आपको मिलेगी वो 35 से 36,000 के बीच में मिलेगी इन हैंड। फिर बाद में सैलरी आपकी जो इंक्रीमेंट लगता है बढ़ता रहेगा, और जो आपका 10% होता है वो भी कटता रहेगा। जो आपको भविष्य निधि जो उसको बोला जाता है, भविष्य में आपके ही काम में आएगा, वो सरकार काट के उसका डबल आपको आपके खाते में डालती है रिटायरमेंट के बाद जो आपको पैसा मिलता है। तो आई समथिंग आपको जो है 35 से 36,000 के बीच में आपकी सैलरी इन हैंड मिलेगी। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम विदा लेना चाहते हैं। धन्यवाद।